नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अनुवाद प्रक्रिया, समस्याएं व समाधान। अनुवाद प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से मैं पहले बता चुकी हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम करेंगे समस्याएं व समाधान। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अनुवाद केवल भाषांतरण नहीं है, यानी एक भाषा का दूसरी भाषा में परिवर्तन ही अनुवाद नहीं है, अपितु यह दो भाषाओं में सेतु का कार्य करता है। दो भाषाओं को आपस में जोड़ने के लिए सेतु का काम कौन करता है? ये अनुवाद करता है। इसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि अनुवाद कितने प्रकार का होता है। मुख्यतः अनुवाद दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य अनुवाद और दूसरा विशिष्ट अनुवाद। सामान्य अनुवाद जो सामान्य विषय वस्तु को अनुवादित करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, और विशिष्ट अनुवाद नाम से ही स्पष्ट है, यानी विशेष विषयों में जिसका अनुवाद विषयों में जो अनुवाद कार्य किया जाता है वो विशिष्ट अनुवाद की श्रेणी में आता है। आज हम सामान्य अनुवाद की समस्याएं और समाधान के बारे में जानेंगे। विशिष्ट अनुवाद की समस्याएं और समाधान के लिए दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें हम इसे करेंगे। आज हम केवल जो पहला हमारा पॉइंट है सामान्य अनुवाद, इसकी समस्याएं और समाधान के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो सामान्य अनुवाद है, सामान्य नाम से ही स्पष्ट है कि साधारण जो अनुवाद किया जाता है उसमें भी अनेक समस्याएं आती है। इसमें सबसे पहले है मूल को समझने और संप्रेषित करने की समस्या। मूल क्या है? जो मूल विषय वस्तु है उसको समझने और संप्रेषित करना, यानी उसको दूसरे तक पहुंचाने की समस्या इसमें आती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कार्य है या हमें जो काम करना है वो क्या है कि सबसे पहले मूल जो विषय वस्तु है उसका ध्यान पूर्वक हमें पठन करना चाहिए, अर्थात उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। फिर जो हमने पठन किया है, जिस पाठ को हमने पढ़ा है, उस पढ़ी हुई वस्तु को हमें आत्मसात करना चाहिए, यानी खुद हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जो मूल है उसे लक्ष्य भाषा में बोधगम्य शैली में प्रस्तुत करना चाहिए। तो हम पहले उसे पढ़ेंगे, फिर आत्मसात करेंगे और फिर अगर हम उसे प्रस्तुत करेंगे तो उसमें समस्या नहीं आएगी। मूल क्या है यहाँ पर? जो स्रोत भाषा है उसको पहले हमें समझना है, फिर उसे संप्रेषित करने की जो समस्या आती है, इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है कि इसमें पठन, आत्मसात और प्रस्तुत, और अगर हम इन बातों का ध्यान देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। इसीलिए हमें मूल जो वस्तु है उसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें उस पढ़ी हुई वस्तु को आत्मसात करना चाहिए और उसके पश्चात लक्ष्य भाषा में बोधगम्य शैली, यानी जो समझ में आने वाली शैली है, उसमें उसे प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी जो हमारे पास समस्या है, विषय के विशेष अध्ययन की समस्या, यानी जो हमारे पास विषय है उसका हमें विशेष रूप से अध्ययन करने की समस्या हमारे सामने आती है। जैसे सृजनात्मक विषय है, उसका अध्ययन अलग तरह से किया जाता है, जिसमें साहित्य आता है, कविताएं आती है, कहानियाँ आती है, उपन्यास आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो विज्ञान की जानकारी हमें अगर कम है तो हमारे सामने ये समस्या आएगी। विषय विशेष क्या है? सृजनात्मक विषय हो सकते हैं, वैज्ञानिक विषय हो सकते हैं, प्रशासनिक विषय हो सकते हैं, तकनीकी विषय हो सकते हैं, मीडिया संबंधी विषय हो सकते हैं। यानी जो अनुवाद के कार्य क्षेत्र है, उन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हमारे पास उनकी पूर्ण जानकारी नहीं है तब भी हमें इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा क्या है? शब्दों के सटीक प्रयोग की समस्या। देखिए, अगर हमारे पास विषयों की जानकारी पूर्ण नहीं है, हमने किसी भी मूल को अच्छे से समझा नहीं है, तो हम शब्दों का सटीक प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें ध्यान में रखना होता है कि जो भी प्रसंग और संदर्भ है उनके अनुसार शब्दों का सटीक प्रयोग किया जाए। जैसा प्रसंग उठाया गया है वैसे ही शब्द का चयन भी किया जाए। इसके साथ साथ ये समस्या कहाँ पर आती है? जहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर भी समस्या आती है, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों का भी
प्रसंग के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, चयन करना चाहिए। इसके उदाहरण रूप में जैसे ले सकते हैं, जल को ले लेते हैं। जल, पानी, नीर साधारण सा शब्द है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसका दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं या प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, लेकिन हम घर में ये नहीं कहते कि मुझे पीने के लिए 1 गिलास जल दो। वहाँ हम क्या कहेंगे? पानी। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो यही प्रयोग बदल जाता है। हम क्या कहेंगे कि ईश्वर को जल अर्पित कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे पानी चढ़ाने आई हूँ, भगवान शिव पे पानी चढ़ाना है। हम वहाँ क्या कहते हैं? जल अर्पित करना है या जल चढ़ाना है। तो ये हमारे सामने समस्या रहती है। जब पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर उसके सटीक प्रयोग की समस्या रहती है। उसके साथ साथ अगर देखें तो किसी शब्द के कोशगत भिन्न अर्थ में से भी सही अर्थ का चयन करना भी मुश्किल होता है। और कौन सा शब्द होता है इसमें? जो कोशगत। कोशगत क्या होता है? जो हमारे पास डिक्शनरी होती है उसमें जो शब्द है उसको चयन करके लिखना भी थोड़ा कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि उनके भी अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका विषय के अनुसार अगर हम प्रयोग करते हैं तो ही हमारी ये समस्या दूर हो सकती है। तो हमारे सामने ये समस्या आती है अनुवाद में कि हमें शब्दों के सटीक प्रयोग करने की समस्या हमारे सामने रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि एक तो अगर कोशगत जो अर्थ है, हमें सही अर्थ अगर नहीं पता है, डिक्शनरी के हिसाब से अगर सही अर्थ नहीं पता है तो ये समस्या आएगी। और दूसरा, पर्यायवाची के समय में हम संकट में होते हैं कि हमें कौन सा शब्द चयन करना है, तो ये समस्या भी रहती है। उसके बाद है सांस्कृतिक प्रतीकों के समतुल्य शब्दों के प्रयोग की समस्या। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की, देश की, भाषा की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी विरासत होती है। उसमें किसी एक देश, एक भाषा के जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं उनके समान दूसरे भाषा में शब्द ढूंढना काफ़ी कठिन कार्य होता है। जैसे खान पान संबंधी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह, जैसे कि रोटी की कई जगह रोटी कहते हैं, कुछ फुल्का कहते हैं, कुछ चपाती कहते हैं। तो यानी ये संस्कृति के हिसाब से निर्भर करता है। उसी रोटी को जब हम इंग्लिश में ले जाते हैं तो वो ब्रेड बन जाता है, जबकि हिंदी में उसको रोटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से खान पान संबंधी समस्याएं, उनके शब्दों के चयन में समस्या आती है। फिर जो हम कपड़े पहनते हैं यानी वस्त्र परिधान आदि के संबंध में समस्या आती है। जो सामान्य तौर पर जो हमारे लोक खेल हैं उनके शब्दों की समस्या आती है। जैसे गिल्ली डंडा, उसमें अगर इंग्लिश में हम परिवर्तन करेंगे तो कुछ और शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार धर्म से जुड़े हुए जो शब्द हैं उसमें भी समस्या आ सकती है। और आपसी संबंधों में, जैसे आपसी संबंधों में अगर बात करें, हिंदी में जैसे चाचा है, चाची है, लेकिन जो अंग्रेज़ी है उसमें क्या है? उसमें हम अकेला आंटी कहकर काम चला देते हैं। तो इस तरह इसका अगर हम परिवर्तन करते हैं तो ये भी हमारे सामने एक समस्या के रूप में रहता है। उसके बाद है भाषिक प्रकृति के स्तर पर समस्याएं। देखिए, भाषा की प्रकृति अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होती है। जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया का, लेकिन इंग्लिश में वही प्रयोग बदल जाता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह से ये परिवर्तन प्रत्येक भाषा के हिसाब से बदल जाता है। यानी भाषिक प्रकृति क्या है, भाषा में किस तरह से जो हमारे कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, उसको किस प्रकार से उसमें हमें वाक्य बनाना है, इनको जोड़कर, वो समस्या भी हमारे सामने रहती है। उसके बाद है मुहावरों और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्याएं। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का जब हम अनुवाद करते हैं तो उसमें भी समस्याएं आती है। अब अगर हम इनको हिंदी से अंग्रेज़ी में जो लोकोक्तियाँ और मुहावरों का अनुवाद है वो भी अगर देखें तो उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जिन मुहावरों और लोकोक्तियों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में उनका अर्थ और निकलता है, और अन्य दूसरी जो भाषाएं हैं उनमें भी उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए मुहावरे और लोकोक्तियों के अनुवाद में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये मुख्य बिंदु है जो सामान्य रूप से किसी भी भाषा का अनुवाद करने में हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न करते हैं या समस्याएं आती हैं। अब हम जानते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। देखिए, समाधान के लिए जो स्रोत भाषा है और लक्ष्य भाषा, इन दोनों की आधारभूत प्रकृति के बारे में पहले समझना होगा। स्रोत भाषा कौन सी है? जो मूल भाषा है, मूल लेख की भाषा है, वो स्रोत भाषा है। लक्ष्य भाषा, जिसमें हमें बदलाव करना है, जिस भाषा में परिवर्तन करना है और या परिवर्तन के लिए जिस भाषा का प्रयोग करना है, वो कौन सी है? लक्ष्य भाषा। तो हमें इन दोनों की आधारभूत प्रकृति का पता होना चाहिए। जैसे अगर हमें हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करना है
तो हमें हिंदी के बारे में भी व्याकरण की दृष्टि से पूरा पता हो और अंग्रेज़ी के बारे में भी उसकी ग्रामर की दृष्टि से अगर देखें तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर दोनों भाषाओं के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए कि दोनों भाषाओं का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, जैसे क्रियाक्रम के आधार पर या जैसे मुहावरे लोकोक्तियों का कैसे परिवर्तन हो जाता है उसके आधार पर, यानी दोनों भाषाओं में जो प्रयोग किया जाता है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि इन भाषाओं का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। फिर वही बात आ गई कि व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, दोनों ही भाषाओं की व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। मानक परिभाषिक शब्दावली के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए कि जो मान्यता प्राप्त परिभाषिक शब्दों का प्रयोग है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी में मानक शब्दावली कौन सी है और अंग्रेज़ी में मानक परिभाषिक शब्दावली कौन सी है, उसका भी हमें पूर्ण ज्ञान होगा तो हमारे सामने समस्याएं नहीं आएगी। प्रमाणिक शब्दकोशों का सहायक सामग्री के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए, यानी जो हमारे पास शब्दकोश है, शब्दकोश क्या, डिक्शनरी, वो प्रमाणिक हो, चाहे वो हिंदी की है चाहे वो अंग्रेज़ी की है, दोनों ही शब्दकोश हमारे पास प्रमाणिक होने चाहिए, मान्यता प्राप्त होने चाहिए और उसी की सामग्री का हमें अनुवाद कार्य में उपयोग करना चाहिए ताकि हम इन समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये कुछ एक बिंदु है जिससे हम अनुवाद कार्य करते समय जो समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि अनुवाद क्या है, अनुवाद के प्रकार कौन से हैं और उसके पश्चात आज हमने सामान्य अनुवाद की समस्याओं के बारे में जाना और उसके समाधान कैसे ढूंढे जा सकते हैं, किस प्रकार उसका समाधान किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जाना। अब जो इसका दूसरा पॉइंट है विशिष्ट अनुवाद, इसका विस्तार से वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।